Friends, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself, Dr. Indikha. Today I am taking a lecture on the topic of linkage and Morgan की थ्योरी. हम लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस जो मॉर्गन साहब ने दिया था इस पे हम लोग बात करेंगे. हमने पढ़ा था फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, हम लोग मॉर्गन को बोलते हैं, जिन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया था. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी. उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यूज़ क्यों किया था. उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यूज़ इस वजह से किया था क्योंकि बच्चों से हम लोग सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करा सकते हैं. उसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट थी. जिस तरह से मेंडल साहब ने 7 साल लगा दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, उससे कम समय में मॉर्गन साहब ने अपनी थ्योरी को जो है एक्सप्लेन किया, क्योंकि 2 वीक की लाइफ साइकिल थी और सिंगल मेटिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेनी का प्रोडक्शन होता था और इसमें हम लोग हेरिडिटी वेरिएशंस देखने को मिल रहा था. और इसके अंदर हम लोग एक ख़ास चीज़ थी कि जो है मेल फीमेल को भी हम लोग एक्सटर्नली पहचान सकते थे. तो इन्होंने 2 कैरेक्टर्स की बात की थी. मेल में याद रखिएगा बच्चों भरम. क्या याद रखिएगा? भरम. ठीक है. बी से ब्राउन, आर से रेड, एम से मेल. ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल किसकी होगी? मेल की. यही जो हेरिडिटी वेरिएशन थे वो यही देखने को मिल रहे थे. ठीक है. येलो बॉडीड और क्या थे? येलो बॉडी थी. वाइट आई किसकी थी बच्चों? फीमेल की थी. क्लियर है. जब यहाँ पे क्रॉस कराया उन्होंने, क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई. सेल्फिंग कराने के बाद उनको क्या मिला? F2 जनरेशन. इस F2 जनरेशन में उनको 9:3:3:1 का रेशियो नहीं मिला. इनको 9:3:3:1 का रेशियो नहीं मिला. अगर ये रेशियो इनको मिल जाता बच्चों, ये रेशियो इनको नहीं मिला तो हम लोग कहते, मॉर्गन साहब कह देते कि भाई मेंडल साहब का वर्क पढ़ लीजिए, मेंडल साहब का वर्क पढ़ लीजिए आप, क्योंकि सेम वही है जैसे मेंडल साहब ने क्या दिया था. कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी F1 जनरेशन में सेल्फिंग हुई तो हमें रेशियो F2 जनरेशन में कौन सा मिल रहा था बच्चों? 9:3:3:1. इसमें हमें 2 चीज़ें देखने को मिली थी. पेरेंट राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन थे. तो अगर मैं कहूँ इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप बच्चों, रिकॉम्बिनेंट टाइप, या हम कहें रिकॉम्बिनेंट टाइप, या हम कहें नॉन पेरेंटल टाइप. क्या कहें बच्चों? नॉन पेरेंटल टाइप जो हम लोगों को देखने को मिले, यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप कहें या हम कहें नॉन पेरेंटल टाइप, वो हमें 6 देखने को मिले थे. कितने? 6 हम लोगों को देखने को मिले थे. क्लियर है बच्चों? और यहाँ पे हम कहें नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप, क्या कहें बच्चों? नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप, या हम कहें बच्चों पेरेंटल टाइप. क्या कहें? पेरेंटल टाइप, क्योंकि इसके मेन पेरेंट क्या थे बच्चों? राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन. रिंकल्ड ग्रीन हमें एक ही देखने को मिला, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यानी ये जो है राउंड येलो है बच्चों. क्या है? राउंड येलो, या हम कहें इसको पेरेंटल टाइप, या हम इसको कहें नॉन रिकॉम्बिनेंट. और ये जो हमको देखने को मिला रिंकल्ड येलो, क्या मिला बच्चों? रिंकल्ड येलो मिला. तो 9 और 8 10 कितने हो जाएंगे बच्चों? 10 हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो रेशियो मिला वो 37.5%. यहाँ पे हम लोगों को मिला 62.5%. क्लियर है बच्चों? 37.5% और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला? 62.5%. लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने बात किया इस पे, तो देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा चीज़ों को. इनको 9:3:3:1 का रेशियो नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया? अब हम देखिए, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा.
इन्होंने क्या लिया कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, जबकि मॉर्गन साहब ने ये बताया था एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, ये एक ही क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन लोकेटेड है। क्लियर है बच्चों? इसके ऊपर जो जीन लोकेटेड है वो है बच्चों येलो, वाइट मिनिएचर्स भी। क्लियर? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन। तो मॉर्गन साहब ने ये कहा था कि अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन सिचुएटेड हैं तो ये जनरेशन टू जनरेशन साथ साथ ही रहेंगे। जहाँ क्रोमोसोम जाएगा वहीं कौन जाएगा? जीन जाएगा। तो हम लोग मान लें ये क्रॉस ए है, ये क्या है बच्चों? क्रॉस बी है। क्लियर? तो इसमें जब हमने क्रॉस कराया F1 इंटू F1, तो F2 जनरेशन में हमें दो चीज़ें देखने को मिली। एक क्या मिला? पेरेंटल टाइप, एक हमें मिला नॉन पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप को ही हम लोग कह सकते हैं बच्चों नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि बच्चों एक नया कैरेक्टर आना। ठीक है, दो कैरेक्टर आपस में मिक्स हुए एक नया कैरेक्टर दे रहे हैं, पेरेंट से अलग दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। और नॉन पेरेंटल टाइप में हम लोग कहेंगे बच्चों रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हमें पेरेंटल टाइप में जो देखने को मिला ये 98.7%, और यहाँ पे हमें देखने को मिला 1.3%। जब यहाँ पे क्रॉस कराई गई F1 इंटू F1 की सेल्फिंग F2 जनरेशन में, यहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिला? PT यानी पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों? नॉन पेरेंटल टाइप या रिकॉम्बिनेंट टाइप लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों को पेरेंटल टाइप कितना देखने को मिला? 62.8%, और यहाँ इसका जस्ट 100 से माइनस कर लीजिए, 37.2। कितना बच्चों? 37.2%। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जिस जीन में, जिस क्रोमोसोम पर जीन पास होंगे लिंकेज उतना ज़्यादा होगा, और लिंकेज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, पेरेंटल टाइप उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो बताइए यहाँ पेरेंटल टाइप ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, इसका मतलब लिंकेज क्रॉस ए में ज़्यादा है। क्लियर? और यहाँ पे पेरेंटल टाइप भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं इस कंपैरिजन टू इसके, है कि नहीं? तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा सा दूर है क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए इससे क्रॉस ए में लिंकेज ज़्यादा या क्रॉस बी में? अगर मैं पूछूं कि क्रॉस ए में लिंकेज ज़्यादा या क्रॉस बी में, एक चीज़ याद रखना, लिंकेज, इफ लिंकेज इज मोर, अगर लिंकेज ज़्यादा है तो पेरेंटल टाइप ज़्यादा होंगे, पेरेंटल टाइप ज़्यादा होंगे, पेरेंटल टाइप क्या होंगे बच्चों? ज़्यादा होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे रेशियो जो है इससे चेंज आ रहा है। क्लियर?
तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था? मेंडल साहब ने क्या किया? मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब दिया था तो उनके जीन जो सिचुएटेड थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। यही ख़ास बात थी मेंडल के सक्सेस में। मेंडल ने जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने थे और नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप, क्लियर। तो जब मेंडल साहब ने अपना नियम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनकी ख़ास बात क्या थी कि इनके जो जीन थे, जीन्स आर situated at different क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थे जीन। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉर्गन साहब की थ्योरी में क्या हो रहा है? मॉर्गन साहब की थ्योरी में जो जीन हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर सिचुएटेड हैं, इस वजह से यहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, नहीं होती है। जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो मेंडल का था, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का एक एक्सेप्शन क्या हो गया? लिंकेज। क्या एक्सेप्शन हो गया? बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कंडीशन क्या थी कि जो जीन्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थे। 1457 याद आ रहा है? 7 क्रोमोसोम थे तो 1, 4, 5, 7 पे सिचुएटेड थे, अलग अलग 7 होते हैं भाई पी में, याद होगा। अब यहाँ पे लेकिन कंडीशंस क्या थी मॉर्गन की थ्योरी में? दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे थे, तो यहाँ पे सिग्रीगेशंस नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि जीन जिस क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होंगे वो जनरेशन टू जनरेशन कहाँ जाएंगे? सेम जाएंगे, यानी जहाँ जहाँ क्रोमोसोम जाएगा वहाँ वहाँ जीन जाएगा, क्लियर। तो एक चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कभी कि बताइए लिंकेज ज़्यादा कहाँ होगी, अगर लिंकेज ज़्यादा है तो पेरेंटल टाइप यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा होंगे, तो लिंकेज यहाँ ज़्यादा है, लिंकेज यहाँ कम है, क्लियर। दूसरी चीज़, जब कोई चीज़ पास होती है, ठीक है, अगर कोई चीज़ पास है तो लिंकेज ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ, बताइए बच्चों, ये मैं रफ कर दूं, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब लिंकेज की कुछ बात पढ़ते हैं। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए मैंने दूर बनाया है इससे, अगर डिस्टेंस कम, जैसे ये मान लीजिए A, ये B, ये मान लीजिए C, ये मान लीजिए D, डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा, तो लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस के हो जाएगा, क्लियर है? मेरे ख्याल से बात क्लियर है। दूसरी चीज़, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिंकेज घटेगा, टेम्परेचर बढ़ा लिंकेज घटा, तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या हम ये कहें कि लिंकेज, क्यों जुलकदर? बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को? ठीक। दूसरी चीज़ एक और, एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, ये इतनी बातें आप याद रखिएगा। दूसरी एक चीज़ और आपको बतानी है कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है। ये तो लिंकेज की बात हो गई। एक होता है लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो बताइए
फीमेल, ये तो मेल है, फीमेल ह्यूमन में, यानी समझ लो ह्यूमन, या हम चलो लिख दे रहे हैं कि ह्यूमन न लिखेंगे तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कौन सी फीमेल। तो फीमेल ह्यूमन के अंदर, यानी ह्यूमन फीमेल के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? तो कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 23। तो 23 क्रोमोसोम होंगे। पाइसम सताइवम के अंदर बताइए, पाइसम सताइवम के अंदर 7 होते हैं क्रोमोसोम, तो 7 लिंकेज ग्रुप। नहीं पढ़ा? लेकिन ह्यूमन मेल के अंदर ये यही बताना है, ह्यूमन मेल के अंदर बच्चों 24 लिंकेज ग्रुप होती है। फीमेल के अंदर तो बच्चों होती है 23, मेल के अंदर होती है 24, क्योंकि वाई बढ़ जाता है यहाँ पे। यही याद रखने वाली बात है, नहीं तो आ गया तो झटके मारोगे और चले जाओगे। क्लियर? ड्रोसोफिला में 4 होते हैं। ड्रोसोफिला में कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। ड्रोसोफिला में लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं? 4। ड्रोसोफिला में लिंकेज ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं 4। मेरे ख्याल से ये भी आप निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ आपको सिखाते हैं एक और, जो लिंकेज की डिस्कवरी, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का जो टर्म था वो किसने दिया था? मॉर्गन साहब ने दिया था। ठीक है? लिंकेज की डिस्कवरी किसने की थी? बेटसन एंड पुन्नट साहब ने। किसने? बेटसन एंड पुन्नट साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी बच्चों। लिंकेज की डिस्कवरी, टर्म तो दिया था मॉर्गन साहब ने, लेकिन डिस्कवरी बेटसन एंड पुन्नट ने की थी। किसमें की थी? लेथायरस ओडोरेटस। लेथायरस, इसको हम लोग बोलते हैं स्वीट पी। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वीट पी बोलते हैं। क्लियर? तो ये हुआ हमारा जो है लिंकेज का पार्ट। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। अब अगली चीज़, एक और चीज़, अगर समझ में किसी को ना आए तो बता देना प्लीज़। एक चीज़ और बताते हैं हम आपको। यहाँ कितना था? 37 था, यहाँ 68.7% था। इसको रखते हैं अभी। नॉन पेरेंटल थे, ये पेरेंटल टाइप थे। ठीक है? यहाँ पे जो रेशियो आया था बच्चों 98.7% था, यहाँ पे 1.37%। यहाँ पेरेंटल टाइप थे, पीटी लिख दे रहा हूँ, पेरेंटल टाइप यही पढ़ा था अभी हम लोगों ने। यहाँ नॉन पेरेंटल टाइप थे, नॉन पेरेंटल टाइप यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप। यहाँ क्या थे? नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप थे। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ से बताते हैं आपको। एक होता है कंप्लीट लिंकेज। क्या होता है? कंप्लीट लिंकेज। एक होता है बच्चों इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा बच्चों? कंप्लीट लिंकेज यानी पूरी तरीके से लिंक है, यानी क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं। क्रॉसिंग ओवर जब नहीं होगी तो क्या होगा? 100% पेरेंटल टाइप आएंगे। क्या आएंगे? 100% पेरेंटल टाइप। और इनकम्प्लीट में मोर देन 50% पेरेंटल टाइप, लेस देन 50% नॉन पेरेंटल टाइप। तो जो हमारे सिलेबस में वो क्या है बताओ? कंप्लीट आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है भाई। 98.7 कंप्लीट का मतलब 100% आना चाहिए। 98% यानी ये भी इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट लिंकेज का। और ये क्या है? ये भी एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट लिंकेज का। क्लियर? तो ये रहा हमारा जो है लिंकेज। एक और एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कंप्लीट लिंकेज का होता है मेल ड्रोसोफिला। कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल होता है मेल ड्रोसोफिला, और इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल होता है फीमेल ड्रोसोफिला। याद रखना, ड्रोसोफिला
इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल होता है फीमेल ड्रोसोफिला और कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल होता है मेल ड्रोसोफिला। क्लियर है बच्चों? एक चीज़ और पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, हम लोग जीन मैप, दो जीन के बीच की दूरी को हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं जीन मैप। अगर बताइए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, लखनऊ से दिल्ली, तो आप किस मैप का यूज़ करते हैं? गूगल मैप है कि नहीं? किसका यूज़ करते हैं आप? गूगल मैप। और हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, तो उसको बोलते हैं जीन मैप। जीन मैप गिवन बाय स्ट्रटवेंट। नाम याद रखना आएगा नहीं, लेकिन मजबूरी है बताने की, नहीं तो लोगों को लगता है कि सर को कुछ आता नहीं। जीन मैप AH स्ट्रटवेंट साहब ने डिस्कवरी की थी। ये क्या बताता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, क्या बताता है? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। जैसे एक एग्जांपल से करते हैं, ये है बच्चों A, ये है B, ये है C। टोटल डिस्टेंस है 5 यूनिट। क्लियर? ये आपको दी हुई है 1.3, तो ये क्या हो जाएगी? C और A और C के बीच की दी हुई, इससे क्या कर लोगे? माइनस, तो 3.7। इसी को हम लोग बोलते हैं जीन मैप। क्लियर सभी को? एक और चीज़, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीन मैप। जीन मैप इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। यानी अगर डिस्टेंस हम लोग को निकालनी है दो जीन की बीच में, जितना रिकॉम्बिनेशन होगा वही उसकी दूरी है। तो बताइए, अभी हम लोगों ने जो किया था, रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.6 था, तो इसका मतलब ये क्या है? दो जीन के बीच की दूरी है, यही हो गई हमारी। बताइए भाई, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1%। 5 यूनिट है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हम लोग मानते हैं 1%। मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। एक और चीज़ होती है क्रॉसिंग ओवर निकालना आता है, तो क्रॉसिंग ओवर हम निकालना सिखा दे रहे हैं आपको। क्रॉसिंग ओवर का फार्मूला ये होता है, लिख लीजिए, क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। लिखिए, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल शोइंग recombinant upon total number of offspring, total number of offspring into 100। ये आप फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कल कराएंगे। क्लियर है बच्चों? तो आज इतना ही, ठीक है? मेरे ख्याल से बात समझ में आई आपको। अब क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशंस क्यों ज़रूरी है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर कौन से फेस में होता है बच्चों, बताइए जुलकदर? क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? मियोसिस फर्स्ट के कौन से फेस में बच्चों? प्रोफेस। प्रोफेस के कौन से फेस में, कौन से स्टेज में? पैक्टिटीन में होता है। यही रिकॉम्बिनेशंस ना हो, यही एक्सचेंज अगर ना हो मेरे लाल, तो जाहिर सी बात है कोई इवोल्यूशन नहीं होंगे, कोई भी इवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप बताइए ये क्या है? होमो
ये भी पूछा जाता है होमोलॉगस की रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा है किसके बीच हो रहा है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है, और ये दोनों इसको और इसको बच्चों बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड है तो बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, और इन इसकी और इसकी जो क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सेल साइकिल पढ़ाइए पूरी, वहाँ से देख सकते हैं। तो एक चीज़ रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग वर अक्कर, इसमें रिकॉम्बिनेस एंजाइम यूज होता है। इट इज़ वेरी एंजाइमेटिक प्रोसेस इन पैकेटिन इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इफ दिस क्रॉसिंग वर, तो पूछा जाता है क्रॉसिंग वर किसके बीच में होता है, बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम और बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों, इवोल्यूशन होगा, दो पेरेंट्स के कैरेक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, क्लियर। तो यही, और कुछ बचता नहीं बच्चों। प्रोफेस फर्स्ट में हुआ नॉन सिस्टर पेरेंटल टाइप, ठीक है। टर्म क्रॉसिंग वर वाज गिवन बाय मॉर्गन 1910, और कुछ पूछा नहीं गया बच्चों, बाकी सारी चीज़ें आसान हैं, ठीक है। क्रॉसिंग वर में एक पॉइंट और बता देते हैं, क्रॉसिंग वर का क्या मेन फंक्शन है वो आपको पता होगा। क्रॉसिंग वर से हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशंस आता है हमारी बॉडी के अंदर, जो चेंजेस आते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस आता है पेरेंट्स का। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग वर ये नहीं बताएं। क्रॉसिंग वर सेक्स मोर इन फीमेल में होता है, एज ओल्डर में ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो जाएगा, ये एक्सरे इंक्रीज़ करेगी फ्रीक्वेंसी तो क्रॉसिंग वर हो जाएगा। अगर यही क्रॉसिंग वर ना हो तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन एग्जाम्पल किसका हो सकता है, एक्सेप्शन लॉ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन हो सकता है। इफ़ क्रोमोसोम आर नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर देन इट इज़ अ एक्सेप्शन, नॉन डिसजंक्शन एक्सेप्शन हो सकता है, मे भी, ठीक है। ये लाखों में एक होता है। तो ये हमने सारे के सारे टॉपिक आप पे कवर किए बच्चों, और देख लेते हैं कुछ बचता नहीं है, ठीक है। किसी को अगर कोई दिक्कत हो बताना, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, जीन मैप भी हो गया अपना, क्रॉसिंग वर भी हो गया, कंप्लीट इनकम्प्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और अच्छे से, और हम लोग म्यूटेशंस पढ़ लेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउर, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, हमारे ये टॉपिक कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। 2 से 3 दिन लेक्चर और लेंगे जेनेटिक्स का, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। ओके बाय बेटा, आज इतना ही।